एडिफिकेशन सीकर में आपका स्वागत है। 1830 से 1848 तक क्रांतियों का युग यूरोप में व्यापक परिवर्तन का समय था, जहां उदारवाद और राष्ट्रवाद के आदर्शों ने पूरे महाद्वीप में विद्रोहों को जन्म दिया। फ्रांस की सड़कों से लेकर ग्रीक स्वतंत्रता की लड़ाई तक और जर्मन राज्यों से लेकर इटली तक, शिक्षित मध्यम वर्ग इन क्रांतियों में सबसे आगे रहा। इन आंदोलनों ने यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था को नया रूप दिया, राजशाही को चुनौती दी और राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता की भावना को बढ़ावा दिया। इस वीडियो में हम इस अविश्वसनीय युग में गोता लगाएंगे जिसने आधुनिक यूरोप की नींव रखी। और आज का टॉपिक है द एज ऑफ रेवोल्यूशंस, 1830 से 1848। क्रांतियों का युग 1830 से 1848 यूरोपीय इतिहास के उस दौर की रूपरेखा प्रस्तुत करता है जब उदारवाद और राष्ट्रवाद क्रांतिकारी आंदोलनों से तेजी से जुड़े हुए थे। यहाँ इसके प्रमुख तत्वों का विस्तृत विवरण दिया गया है। 1. उदारवाद, राष्ट्रवाद और क्रांति। संदर्भ: इस समय के दौरान यूरोप में रूढ़िवादी राजतंत्रों का प्रभुत्व था जो 1815 में नेपोलियन की हार के बाद स्थापित पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उदारवादी और राष्ट्रवादी विचार, जो संवैधानिक सरकार, व्यक्तिगत अधिकारों और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय पर जोर देते थे, फैलने लगे। प्रभावित क्षेत्र: ये क्रांतियां यूरोप के विभिन्न भागों में हुईं, जैसे इतालवी और जर्मन राज्य, ओटोमन साम्राज्य के प्रांत, आयरलैंड और पोलैंड। इन क्षेत्रों ने राष्ट्रीय एकता और बड़े साम्राज्यों से स्वतंत्रता की मांग की। आंदोलन के नेता: क्रांतियों का नेतृत्व मुख्य रूप से उदार राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया था, जो प्रोफेसरों, स्कूल शिक्षकों, क्लर्कों और वाणिज्यिक मध्यम वर्ग सहित शिक्षित मध्यम वर्ग के सदस्य थे। 2 जुलाई 1830 की क्रांति, फ्रांस। जुलाई 1830 में फ्रांस में पहली महत्वपूर्ण क्रांतिकारी उथल-पुथल हुई। नेपोलियन की हार के बाद बहाल हुई बोरबोन राजशाही को उखाड़ फेंका गया। उदार क्रांतिकारियों ने एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की, जिसके नए राजा लुई फिलिप थे। यूरोप पर प्रभाव: 1830 की फ्रांसीसी क्रांति का पूरे यूरोप में प्रभाव पड़ा। इस तथ्य को मेटरनिक की प्रसिद्ध टिप्पणी द्वारा संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है: जब फ्रांस छींकता है तो शेष यूरोप को सर्दी लग जाती है। बेल्जियम: जुलाई क्रांति से प्रेरित होकर बेल्जियम के लोगों ने यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स के खिलाफ विद्रोह कर दिया और स्वतंत्रता हासिल कर ली। 3 ग्रीक स्वतंत्रता संग्राम, 1821 से 1832। ग्रीस में राष्ट्रवाद: ओटोमन साम्राज्य से स्वतंत्रता के लिए ग्रीक संघर्ष क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के प्रसार से प्रेरित था। युद्ध 1821 में शुरू हुआ और निर्वासित यूनानियों और यूरोपीय समर्थकों दोनों से समर्थन प्राप्त किया। कई यूरोपीय लोगों ने ग्रीस को पश्चिमी सभ्यता के पालने के रूप में देखा। पश्चिमी समर्थन: अंग्रेजी कवि लॉर्ड बायरन जैसे लोगों ने युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, धन जुटाया और व्यक्तिगत रूप से युद्ध में भाग लिया। 1824 में बायरन की मृत्यु ने पश्चिमी जनमत को और अधिक उत्तेजित कर दिया। परिणाम: कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि 1832 ने आधिकारिक तौर पर ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। 4 रोमांटिकतावाद और राष्ट्रवाद। संस्कृति की भूमिका: राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक क्रांतियों के माध्यम से ही आगे नहीं बढ़ा, संस्कृति ने राष्ट्रवादी भावनाओं को पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप में रोमांटिक आंदोलन ने राष्ट्रीय चेतना के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रोमांटिकतावाद: यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो ज्ञानोदय की तर्कसंगता और वैज्ञानिक फोकस पर भावनाओं, अंतर्ज्ञान और साझा सांस्कृतिक विरासत पर जोर देता था। रोमांटिक कलाकारों और लेखकों ने ज्ञानोदय के विचारों की आलोचना की और सांस्कृतिक अतीत का महिमामंडन किया। जोहान गॉटफ्रीड हर्डर, जर्मनी। हर्डर का मानना था कि सच्ची जर्मन संस्कृति आम लोगों, दास वोल्क, और उनकी परंपराओं, जैसे लोकगीत, कविता और नृत्यों में निहित है। उन्होंने वोक्सगेस्ट, लोगों की भावना, की अवधारणा गढ़ी, जो जर्मन राष्ट्रवाद का एक महत्वपूर्ण तत्व था। 5 पोलैंड में राष्ट्रवाद। विभाजित पोलैंड: यद्यपि 18वीं शताब्दी के अंत में रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया द्वारा विभाजन के कारण पोलैंड अब एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में नहीं रहा, फिर भी पोलिश राष्ट्रवाद कायम रहा। संगीत और भाषा: लोक नृत्य, पोलोनेसे और माजुरका, जैसे सांस्कृतिक प्रतीक और भाषा प्रतिरोध के साधन बन गए।
करोल कुरपिंस्की जैसे संगीतकारों ने अपने काम में राष्ट्रवादी विषयों को शामिल किया। रूसी दमन 1831 में पोलैंड के असफल विद्रोह के बाद रूसी अधिकारियों ने पोलिश भाषा पर प्रतिबंध लगा दिया था। पोलिश पादरी धार्मिक सभाओं में इस भाषा का इस्तेमाल करते थे, जिससे यह प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। पोलिश भाषा और संस्कृति के दमन ने राष्ट्रवादी भावनाओं को और गहरा कर दिया। 6. आर्थिक कठिनाइयां और लोकप्रिय विद्रोह। आर्थिक चुनौतियां 1830 का दशक यूरोप में आर्थिक संकट से भरा था। जनसंख्या में तेज वृद्धि का मतलब था कि नौकरियों की तुलना में नौकरी चाहने वालों की संख्या ज्यादा थी। बहुत से लोग ग्रामीण इलाकों से शहरों की ओर पलायन कर गए, जहां वे भीड़-भाड़ वाली झुग्गियों में रहते थे। छोटे उत्पादकों, विशेष रूप से कपड़ा उद्योग में, औद्योगिक इंग्लैंड से प्रतिस्पर्धा के कारण नुकसान उठाना पड़ा। ग्रामीण कठिनाइयां, कई क्षेत्रों में किसान सामंती करों और उच्च खाद्य कीमतों के बोझ तले दबे हुए थे। खराब फसल की वजह से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में व्यापक गरीबी फैल सकती है। 7. 1848 का विद्रोह। फ्रांस 1848 में पेरिस में आर्थिक कठिनाई और राजनीतिक असंतोष के कारण विद्रोह हुआ। लुई फिलिप को पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और एक गणतंत्र की घोषणा की गई। नई सरकार ने सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार की शुरुआत की और रोजगार प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कार्यशालाएं स्थापित कीं। सिलेसियन बुनकरों का विद्रोह 1845 उदास स्माइली सिलेसिया में विद्रोह हुआ, जहां बुनकरों का शोषण ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा था जो उन्हें उनके काम के लिए कम पैसे देते थे। बुनकरों ने एक ठेकेदार की हवेली पर धावा बोल दिया, लेकिन सेना द्वारा विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया। 8. 1848 की उदारवादी क्रांतियां। मध्यवर्गीय क्रांति 1848 की क्रांतियों का नेतृत्व अक्सर शिक्षित मध्यम वर्ग द्वारा किया गया था, जिन्होंने संवैधानिक सरकार की मांगों को राष्ट्रीय एकीकरण के आह्वान के साथ जोड़ दिया था। यह विशेष रूप से जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रियाई साम्राज्य में स्पष्ट था। फ्रैंकफर्ट संसद मई 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद ने जर्मन राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सभा ने एक संवैधानिक राजतंत्र के साथ एकीकृत जर्मनी के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। हालांकि प्रशिया के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ ने ताज को अस्वीकार कर दिया, जिससे प्रयास विफल हो गया। महिला अधिकार। महिलाओं ने 1848 की क्रांति में प्रमुख भूमिका निभाई, फिर भी उन्हें मतदान के अधिकार से वंचित रखा गया तथा राजनीतिक जीवन में उनकी भागीदारी सीमित थी। 9. रूढ़िवादी प्रतिक्रिया और सुधार। क्रांतियों का दमन। हालांकि 1848 की कई क्रांतियों को दबा दिया गया था, लेकिन रूढ़िवादी राजाओं को एहसास हुआ कि वे अब सिर्फ दमन पर निर्भर नहीं रह सकते। उन्होंने उदार राष्ट्रवादी आंदोलनों को रियायतें देनी शुरू कर दीं। सुधार। मध्य और पूर्वी यूरोप में क्रांतियों के बाद सुधार हुए। हैब्सबर्ग साम्राज्य और रूस में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया और हैब्सबर्ग ने 1867 में हंगरी को स्वायत्तता प्रदान की। यह काल तीव्र सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का काल था, जहां राष्ट्रवाद और उदारवाद की ताकतों ने पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था को चुनौती दी, जिसके कारण अक्सर अस्थायी उथल-पुथल हुई, जिसने अधिक स्थायी सुधारों की नींव रखी। अगर आपको इतिहास के बारे में जानने में मजा आता है और यह जानना अच्छा लगता है कि इसने हमारी दुनिया को कैसे आकार दिया है, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। इस वीडियो को इतिहास के शौकीनों के साथ शेयर करें।